बच्चों, कैसे आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 रमता राव। पढ़ते हैं हम पाठ 3। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी एक यात्रा का वर्णन किया है। यात्राएं हमें नवीन अनुभव प्रदान करती है। इससे हमारे अंदर साहस, सहनशीलता व निर्णय लेने जैसे गुण विकसित होती हैं तथा हमें कोई ना कोई शिक्षा की प्राप्ति होती है। ठीक है, आइए कुछ करके सीखें। बाढ़ से होने वाली कोई 4 हानियां लिखिए। ठीक है, करते हैं इनकी शुरुआत। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। इन नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। यूं तो मैं वास्तविक जीवन में भी काफी घूमा भटका हूँ, पर इससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चले, कोई नई जगह देखें। नक्शा से यह लाभ होता है कि मन के घोड़ों पर सवार होकर कहीं चले जाइए। कोई रोक नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। यह तो नक्शों में तरह तरह के रंगों से कुछ मदद मिलती है यह तय करने में कि कहाँ जाएं। जिसे हरी भरी जगह देखनी हो, इन नक्शों की हरी भरी जगहों में घूमें। जिसे पहाड़ी प्रदेश घूमने हो वह भूरे या पीले प्रदेशों में चला जाए, और जिसे एकदम अछूती अपरिचित प्रदेश में जाने का जोखिम पसंद हो वह बिल्कुल सफेद हिस्सों की ओर चल निकले। अनादिकाल बर्फीले मरु प्रदेशों में, जंगलों में, समुद्र द्वीपों में बचपन में एक नाम पढ़ा था, अमरकंटक। यह नाम इतना पसंद आया कि मैंने चुपके से कंबल और 2-4 कपड़ों का बंडल बना लिया कि अभी चल दूंगा वहां के लिए। अभी तक अमरकंटक नहीं देखा है और इस प्रकार उसका कांटा अभी तक सालता ही है। ऐसा ही एक और नाम था, तरंगवाणी। यूं नक्शे में उसका रूप विकृत होकर त्राकुंभार हो गया। तरंगों वाली बस्ती सागर के किनारे के गांव का यह नाम सुनकर क्या आपके मन में तरंग नहीं उठती कि जाकर देखे? कई नाम ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ समझ में नहीं आता, पर ध्वनि ही मोह लेती है, जैसे त्रुफ कुरगुंडी। नाम सुनकर लगता है मानो हिरणों का समूह चौकड़ी भरता जा रहा है। यात्रा करने के कई तरीके। एक तो यह है कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा। फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटाइए और चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यह एक है क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए, पर ऐन मौके पर चल दीजिए कहीं और के लिए। जैसे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में मुंबई जा रहे हैं और लोगों की ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक मुंबई का सीजन देखने जा रहा है, किंतु चुपके से पैक कर दीजिए गर्म कपड़े और जा निकले बर्फ के ढके श्रीनगर में। लेकिन अपनी भी कुछ बात कहूँ तो मैं दूसरे तरीके का कायल हूँ, यह तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन जब मैं निकलता हूँ तब तीसरा अख्तियार करता हूँ। जैसे कहा तो सबसे पहले कि मुंबई जा रहा हूँ, लेकिन जब स्टेशन गए तो यह तय करके कि नैनीताल जा रहे हैं, और वहां से हिमालय की भीतरी प्रदेशों में, और इस तरह जा निकले शिलोंग। शिवसागर से आगे सोनारी के पास डीखू नदी की बाढ़ में कैसे फंस गया, इसका यही रहस्य अंग्रेजी में एक कहावत है, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। वह यूं कि कील के कारण से नाल, नाल के कारण घोड़ा, नाल के कारण घोड़ा, और घोड़े के कारण लड़ाई, और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छीनने को राज्य तो नहीं था, पर दांत मांजने के लिए ब्रश और मोटर के मांगसी डिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े वह हम जानते हैं। सोनारी एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी। शिवसागर से कोई 18 मील दूर वहां भी नाम के आकर्षण से चला गया था। यूं असम में सोना या स्वर्ण बहुत से नामों में है, सुबनश्री, सोनभराली, सोन असम आदि।
बरसात के दिन थी, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। मैं शिवसागर से 3-4 मील पर था। सोचा एक नया टूथब्रश ले लो, क्योंकि पुराना घिस चला था और मोटर की एक डिबरी ठीक करवा कर लौटो। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल निकलता रहता था। इसमें कोई 2 घंटे लग गए। खाना खाने में 1 घंटा। 3 घंटे बाद लौटने लगी तो देखा कि सब और पानी ही पानी है। सड़क का कहीं पता ही नहीं लगता, केवल पेड़ों की कतार से अंदाजा लग सकता था। पानी बड़ी जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क की एक तरफ नदी थी। मैं फिर भी बढ़ता गया, क्योंकि पीछे पानी ही पानी था। थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया। उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था। सड़क के दोनों ओर पेड़ के उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे। मैंने लौटने का निश्चय किया, पर सड़क दिखाई तो देती ही नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोटर को बिना घुमाए उल्टा गियर में कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी। उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा। शिवसागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क में जाती थी। चाय बागानों में से होकर जाती हुई यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच में एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा इसी रास्ते से चले, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए, वह भी बड़ी मुश्किल से। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली थी और पार भी चले गए। यह भी नदी में बाढ़ आई हुई थी और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलती हुई आई है। एक भैंस भी बहती हुई आई और पेड़ पौधों की तो गिनती क्या। उस बार नदी का कगार ऊंचा था। मोटर के लिए उतार बना हुआ था, लेकिन नाव के किनारे तक जो तख्त डाले गए थे वे ठीक नहीं थे। मोटर जब तख्ते पर आई तो नाव एक तरफ को झुकी तो फिसल गई। नाव दूर हट गई, मोटर नीचे गिरी, आधी फाइल में, आधी किनारे पर। मैं तो मोटर में जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, उतरकर समझ नहीं सकता था। खैर आधा घंटा तक उस सर्वे की नैसैनी पर बैठे बैठे आसामियाँ हिंदी और बांग्ला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करे, तब मोटर पढ़े चढ़ाई जा सके। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था, वहाँ मोटर रोककर चाय की तलाश की। वहीं सोनारी से आगे 2 साइकिल सवारों से पता चला कि वे कंधे तक पानी से निकल कर आए हैं। साइकिल कंधों पर उठाकर और मोटर तो कदापि नहीं ले जा सकते। इस तरह की भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था, इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी राह से नदी पार की। सबने मना किया, पर मैंने सिर पर बोझ सवार था और हठधर्मिता का अपना अनूठा रस होता है। रात शिवसागर पहुंचे। एक सज्जन ने ठहरने के लिए जगह दी। भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया। सवेरे सवेरे चलकर 128 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ पहुंचे। वहां एक पैंट कमीज खरीदकर कपड़े बदले, रात के लिए कंबल खरीदा। मन ही मन अपने को कोसा कि ना नया दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी से निकले होते, ना ही मुसीबत होती, क्योंकि इसकी ऐसी कोई तत्कालिक आवश्यकता तो थी नहीं। ना मोटर की डिबरी का मामला इतना जरूरी था, लेकिन उपाय क्या था। इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद पड़े। बनते देखकर टोट कर देखा, सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े सब सिलकर सड़ रहे थे। किताबें तो गल ही गई थी। बचा तो केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। तो बताओ बच्चों, आपने क्या सीखा? हमने सीखा यात्रा करना और साहसी बनना और सोच समझकर सही निर्णय लेना। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।